Hello students, today I am teaching you respiration. The biological process in which the living cells in the body of the organism break down glucose to derive energy. Carbon dioxide, water and energy is released in the form of ATP. Means simple definition है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स रेस्पायर करती है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने न्यूट्रिशन के दौरान जो फूड खाया था उसका डाइजेशन होकर ग्लूकोज बना था. तो हर एक सेल में ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये ऑर्गेनिज्म जब भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की नीड हो, एटीपी उसको फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता है. अब आपको ये समझना है कि रेस्पिरेशन के टाइप, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. जनरली ये सारे हायर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है. और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ये ज्यादा करके यीस्ट है और बाकी लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में होता है. आप चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, इनमें जो पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन है उसकी फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन होती है. अब हमने ले लिया ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये है 66H12O6. इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 6. ये 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल कहलाता है. इसलिए ये सभी सेल्स में होता है. अब आपको पता है पिछले साल हमने पढ़ा था सेल, उसमें साइटोप्लाज्म था, फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. तो इस साइटोप्लाज्म में, ये जो साइटोप्लाज्म है इसी में ये प्रोसेस होती है. फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे वो एरोबिक हो रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक एनारोबिक हो. फर्स्ट स्टेप ऑलवेज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. यहाँ क्या होता है, जो 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है वो पाइरूवेट में चेंज हो जाता है. पाइरूवेट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं? 3. अब क्या होता है, अब अगर ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल बन चुका है, अब आगे की प्रोसेस कंडीशन के हिसाब से होगी या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के हिसाब से चलेगी. अब अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल, उस माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट स्टेप होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में. अब ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल है ये ब्रेकडाउन होता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जब हम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेके चलते हैं. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं. अब अगली स्टेप में हमने देखा कि पाइरूवेट तो बन ही चुका है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 एटीपी रिलीज करता है. अब यहाँ पर हमने कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए थे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी रिलीज होते हैं. अब यहाँ पे तीसरे टाइप का रेस्पिरेशन भी कभी कभी होता है, वो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेस, जैसे कि आप कहीं भाग दौड़ करते हो या ऊपर नीचे करते हो या कूदते हो या खेलते हो बहुत ज़्यादा और आप डेली वो काम नहीं कर रहे हो, तो जब आप विगरस एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी की जो मसल सेल्स होती है, आपकी बॉडी में मसल सेल्स होती हैं, तो उन मसल सेल्स को उस वक्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है. किस वक्त? जब आप विगरस एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मगर उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं पाती है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो रेस्पायर करने लगती है. लैक ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी में मसल सेल्स रेस्पायर करती हैं, तब वो बनाती है लैक्टिक एसिड और एनर्जी. अब एनर्जी तो मसल सेल्स को मिल जाती है, ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये मसल सेल्स में
डिपॉजिट हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस मसल क्रैम्प्स। द मसल क्रैम्प्स आर टेम्पररी, बट हाथों पैरों में पेन प्रोड्यूस होना आफ्टर विग्रस एक्सरसाइजेस, द रीजन बिहाइंड इट इज डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब हमें क्या करना है, हम जनरल एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी रिलीज किए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 2 एटीपी एनर्जी के रिलीज हुए। एरोबिक रेस्पिरेशन occur in presence of oxygen, anaerobic respiration occurs in absence of oxygen. In aerobic respiration, the end product of respiration are CO2, H2O and 38 ATP molecules of energy get released. In anaerobic respiration, the end products are ethanol, carbon dioxide and only 2 ATPs. ये जो इथेनॉल है, जो एंड प्रोडक्ट है, इट इज हार्मफुल फॉर द सेल्स। नाउ कहाँ होती है दोनों प्रोसेसेस? एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा करके बैक्टीरिया, यीस्ट सेल्स इनमें होती है। तो हमने ये जो पढ़ा अभी, ये पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, माने जो ग्लूकोज हमें न्यूट्रिशन के बाद मिला था, डाइजेशन के बाद बना मिला था, वो ब्रेकडाउन होके हमें वेरियस प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी देता है उसका पाथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, ये एनर्जी करेंसी है। जब कभी भी किसी सेल को किसी बॉडी की एक्टिविटीज करने के लिए, डिफरेंट टाइप की बॉडी एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, किसी सेल को एनर्जी की नीड होती है, तो हर एक एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ज्यादा करके बॉडी की जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं जिनमें एनर्जी की नीड होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो ये एटीपी एनर्जी देता है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय एवरी एटीपी मॉलिक्यूल। अब उसके बाद हमें ये समझना है कि जो प्लांट्स हैं वो जब रेस्पिरेशन करते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। प्लांट दो प्रोसेसेस करते हैं, प्लांट सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अलोंग विथ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। डे टाइम में दोनों ही प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनी है वो रिलीज हो जाती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन। एट नाइट, जैसे ही रात के समय लाइट नहीं है तो उस वक्त प्लांट केवल एक ही प्रोसेस परफॉर्म करता है, दैट इज परफॉर्म बाय ऑल लिविंग सेल्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इस वक्त एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन इज टेकन। ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, एक बात और बता दूं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जनरली डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ऑल्सो। अब एक बात आपको और बतानी है कि सॉरी, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो व्हाट डू मीन बाय एक्वाटिक प्लांट्स? वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या सॉरी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं जैसे फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो कि जमीन पर रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लंग्स से रेस्पायर करते हैं और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म गिल्स से रेस्पायर करते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन दोनों को ही चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर की
ऑक्सीजन को लेते हैं। अब आपको एक बात समझनी है कि जिस ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है वो ज्यादा टायर्ड होगा। अब एक्वाटिक मीन्स पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। इसलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इट मींस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं वो स्लो ब्रीदिंग है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग फास्ट। इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कम थकेंगे और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा, बिकॉज जिसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा रहेगा वो ज्यादा टायर्ड अप होगा। तो व्हाट बेनिफिट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग? Breathing rate of terrestrial organism is comparatively low as that of aquatic organisms. Hence, this is the benefit that the terrestrial organism get over aquatic organism. अब हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट ले रही हूँ मैं पढ़ाने के लिए, वो किस तरीके से किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहे लंग्स हो या गिल्स हो, सभी में कुछ बातें या कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती है। लंग्स और गिल इवन मे बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन, सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लार्ज सरफेस एरिया, दूसरा थिन एंड डेलिकेट लेयर which is richly supplied with blood। तीसरा, the organ respiratory organ remain protected inside the body हर एक चाहे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हो या फिर वो गिल्स हो, लार्ज सरफेस एरिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लार्ज सरफेस एरिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थिन एंड डेलिकेट लेयर, सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की लेयर कैसी होती? थिन एंड डेलिकेट, जिससे कि इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट है इसलिए दे रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी। अब आपको सबसे पहले समझना है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अ पेयर ऑफ लंग्स है। मैं डायग्राम भी बनाती जा रही हूँ, आपको समझाती जा रही हूँ। जो पेयर ऑफ लंग्स है, आपको ये समझना है कि जो पेयर ऑफ लंग्स है ये रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। हमारी चेस्ट कैविटी, माने जो पार्ट है यहाँ से आता है किसको चेस्ट कैविटी कहते हैं, इस चेस्ट कैविटी में रिब केज होता है, उसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं। पेयर ऑफ लंग्स, ये लंग्स है, ठीक है। रिब केज बनाने जा रही हूँ मैं, एक साइड में रिब केज बना के आपको दिखा रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। ये रिब केज इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये जुड़े होते हैं, ये रिब केज है। रिब केज के अंदर
ये जो लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये लंग्स है, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बींग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स, ये लंग्स। अच्छा, ये है नॉस्ट्रिल्स, ये है विंड पाइप, विंड पाइप और ट्रैकिया। ये जो विंड पाइप है इसमें भी ये जो गोल गोल बना रही हूं ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये क्या करते हैं, दैट प्रिवेंट द एक्सीडेंटल कोलैप्स ऑफ विंड पाइप। ये है नेजल पैसेज, देखो नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, विंड पाइप और ट्रैकिया। इसके पहले विंड पाइप और ट्रैकिया, उसके बाद यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं विंड पाइप और ट्रैकिया के, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो दो ब्रांचेस हो गई, इन दो ब्रांच, जैसे ही ये ब्रांचेस लंग्स के अंदर एंटर होती हैं ये और ब्रांच आउट हो जाती हैं। नाउ दे फॉर्म, ये ब्रांच आउट होती जाती है और ये बना रही हैं ब्रोंकाई होगी, ब्रोंक्यूल्स। अब मैं यहाँ पे अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि ये खाली लंग्स है तो इसमें डायग्राम दिखाना इजी हो जाएगा। देखो ये नेजल, ये नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, विंड पाइप, जिसको कि हम ट्रैकिया भी कहते हैं, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जिससे कि एक्सीडेंटल कोलैप्स बच जाएगा। किसका, विंड पाइप का। अब यहाँ पे जैसे ही विंड पाइप में लंग्स में एंटर होता है इसके पहले ही ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। विद इन द लंग्स ये ब्रोंकाई रीडिवाइड होते हैं, ब्रांच आउट होते जाते हैं। ये देखो मैं ब्रांचेस बना के दिखा रही हूँ, इधर जरा मुश्किल है रिब केज बना के। ये ब्रांचेस डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स जो है वो टर्मिनेट माने फिर खत्म हो जाते हैं आखिरी में जाके। किसमें टर्मिनेट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। चलो दोबारा एक बार स्ट्रक्चर समझेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। देखो नॉस्ट्रिल, जिसकी हेल्प से हम ब्रीदिंग करते हैं माने एयर लेते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स है। अब यहाँ पे अंदर नेजल पैसेज होती है, तो नेजल पैसेज हमेशा म्यूकस से लाइन होती है, माने अंदर से नेजल पैसेज हमेशा वेट होती है और उसके ऊपर फाइन फाइन हेयर की लाइनिंग होती है, जिससे कि जो एयर हम ब्रीदिंग करें उसमें से जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो फिल्टर हो जाए। डस्ट पार्टिकल है या फॉरेन पार्टिकल्स है, जर्म से ये फिल्टर हो जाए। अब फिल्टर्ड एयर विंड पाइप में आती है। विंड पाइप में कार्टिलेजिनस सी शेप के रिंग्स हैं। ये रिंग्स माने एक्सीडेंटल कोलैप्स को बचाते हैं। किसके, विंड पाइप के। यहाँ विंड पाइप में एक्सीडेंटल कोलैप्स से बचाने के लिए इसको सपोर्ट दिया गया है कार्टिलेजिनस रिंग्स का। अब ये जो माने ट्रैकिया है, बिफोर एंटरिंग द लंग्स इट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स called bronchi. Within the lungs, the bronchi get branched out in bronchioles. Every bronchiole terminate into a balloon-like structure called alveoli. अब मैं आपको बता दूं कि लंग्स जो हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऑर्गन ORGN, मगर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई कैसे होते हैं वो आपको समझ में आएगा, मैं बता रही हूं।
हर एक एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। हम इसको सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। हर एक एल्वियोलाई कैसा है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये बलून है, समझ लीजिए आप। ये जो बलून है इसकी वॉल कैसी बनाई है? एकदम थिन। अब ये जो वॉल्स हैं ये ब्लड से रिचली सप्लाइड रहती है। इन वॉल्स में बहुत ब्लड रहता है, ठीक है। द वॉल्स आर वेरी थिन एंड डेलिकेट, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। ये रिचली सप्लाइड विथ ब्लड है वॉल्स, माने वॉल्स में बहुत ज्यादा सप्लाई रहती है ब्लड की। ये मैं केवल एक एल्वियोलाई दिखा रही हूं आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ एक डायफ्राम होता है जिस चेस्ट कैविटी के जस्ट लंग्स के जस्ट नीचे। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम इस तरीके से वी शेप का होता है, उल्टा वी शेप का। अब आपको मैं जैसे ही हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो उस वक्त जो डायफ्राम है ना ये ऐसा नहीं रहता, ये कैसा हो जाता है? फ्लैट, ऐसा हो जाता है, स्ट्रेट। और ये जो रिब केज है इट गेट लिफ्ट अप, माने रिब केज नीचे ना रहकर ऐसा ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है ये बड़ी हो जाती है क्योंकि डायफ्राम यहाँ नहीं अब नीचे आ गया और ये रिब केज चिपका हुआ नहीं, लंग्स से थोड़ा सा उठ के ऊपर आ गया। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो पूरी चेस्ट कैविटी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बड़ी हो जाती है चेस्ट कैविटी। इसकी वजह से एयर रशेस इन, एयर अंदर आती तेजी से और उस एयर में लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो नाउ द एयर कंटेन लार्ज अमाउंट में ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई में भर जाती है। एयर कंटेनिंग O2 इसमें भर जाती है। जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं एल्वियोलाई भर जाते हैं, किससे? एयर से, जिसमें कि लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन है। अब जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से जो ब्लड है वो लंग्स में आता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वो बॉडी पार्ट से ब्लड आता है एल्वियोलाई में। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनमें जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हर एक सेल रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रहता है। हम जब ब्रीथ इन करेंगे तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भर जाएगी और एल्वियोलाई के वॉल्स में जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच कहाँ है? ब्लड में, और एयर में ऑक्सीजन है। अब इनका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ब्लड से एल्वियोलर सैक में। यहां पे ये स्पेस है, एल्वियोलर सैक। ये जो एल्वियोलर सैक है या एल्वियोलाई के अंदर जो जगह है वो, इसमें पहले ऑक्सीजन थी जब ब्रीथ इन किया और वॉल्स में क्या था? ब्लड, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ब्लड में ज्यादा था और ऑक्सीजन का अमाउंट एल्वियोलर सैक में ज्यादा था। तो अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर से लोअर की तरफ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, डायफ्राम अगेन गोज टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, रिब केज अगेन बिकम फ्लैटन, देन प्रेशर गेट मेंटेन्ड ऑन लंग्स। माने जैसे ही हम ब्रीथ इन करने लगते हैं ये जो डायफ्राम है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन को, ब्रीथ आउट करने लगते हैं तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन को चला जाता है और रिब केज भी फ्लैट हो जाता है। जो कि हमने लिफ्ट किया था वो कम्स डाउन अगेन। उसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और अगर चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो लंग्स के ऊपर प्रेशर हो जाता है और एयर भी ब्रीथ आउट। ठीक है, अब ये ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट इट इज कंप्लीट ब्रीथिंग साइकिल। इस कंप्लीट ब्रीथिंग साइकिल के दौरान
कुछ अमाउंट में एयर, रेसिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज देयर अवेलेबल इन लंग्स। मैंने क्या बताया था, ऐसा नहीं होता कि पूरी एयर हमने निकाल दी है, ब्रीथ आउट किया तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज देयर इन लंग्स फॉर द ऑक्सीजन to giving time for the gaseous exchange, oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released। माने अगर पूरा का पूरा एयर कभी लंग्स से खाली नहीं होता, residual volume of air is always there in lungs so that it gives time for exchange of gases, carbon dioxide gets diffuse out and oxygen get diffused in the blood। ये तो हो गई पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन की जो होती है। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है तो ये यहाँ से हर एक सेल तक कैसे जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से एल्वियोलाई तक कैसे आई है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको कैरी करने के लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमन बींग्स की ब्लड में, ठीक है। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। is respiratory pigment present in RBC of blood। ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है, जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, माने ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड नाउ ब्लड फ्लोज टू ईच एंड एवरी ऑर्गन, इट रीचेस टू ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड टू सेल्स। ये हर एक सेल तक पहुंचता है। हर एक सेल के अंदर जिस सेल में ऑक्सीजन की कमी है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। अब क्योंकि सेल ने रेस्पायर किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सेल कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में रिलीज कर देती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर सॉल्युबल है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लिक्विड फॉर्म होता है वाटर में, तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। हेंस कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया किसका, रेस्पिरेशन का। मेरे हिसाब से मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अच्छा, ये जो एल्वियोलाइज हैं ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। छोटे छोटे एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा एरिया होता है। मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर रेस्पिरेशन। इफ समथिंग इज लेफ्ट देन आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।